सभी का स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक बेहद ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, हमारे बाथरूम में रखी रोजमर्रा की चीजों से लेकर सीधा पृथ्वी की गहरी परतों तक। आज के इस विश्लेषण में हम खनिजों की उस छिपी हुई दुनिया को समझेंगे जो बिना कोई शोर मचाए हमारी पूरी जिंदगी को रफ्तार देती है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज की चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे। पहला, दैनिक जीवन में खनिज। दूसरा, खनिज का अर्थ और महत्व। तीसरा, खनिजों का अध्ययन। और चौथा, खनिजों की उपलब्धता। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, दैनिक जीवन में खनिज। जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर करें। सुबह उठकर दांत साफ करने की एक बहुत ही आम सी आदत और सड़क पर भारी ट्रकों और बसों का दौड़ना, इन दोनों में क्या समानता हो सकती है? पहली नजर में कोई तालमेल नहीं दिखता है ना? लेकिन इसका असली जवाब जमीन के ठीक नीचे गहराई में छिपा है। ये सच में हैरानी की बात है कि एक साधारण सा टूथपेस्ट भी जमीन से निकाले गए खनिजों का कितना जटिल मिश्रण होता है। दांतों की सफाई करने वाले तत्व जैसे सिलिका, चूना पत्थर और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैविटी से बचाने वाला फ्लोराइड जो दरअसल फ्लोराइट नामक खनिज से आता है, और पेस्ट में जो एकदम चमचमाती सफेदी होती है वो टाइटेनियम ऑक्साइड की वजह से होती है जो रूटाइल या इल्मेनाइट से मिलता है। इसके अलावा पेस्ट में जो हल्की सी चमक दिखती है वो माइका यानी अभ्रक से आती है। यहाँ तक कि जिस प्लास्टिक ट्यूब और ब्रश का हम रोज इस्तेमाल करते हैं वे भी पेट्रोलियम से बने होते हैं, जो खुद पृथ्वी का ही एक अनमोल संसाधन है। ये सब हमें एक बहुत ही शानदार सच्चाई की तरफ ले जाता है। स्रोत सामग्री में हैबन नाम के एक छोटे लड़के की कहानी है जो शहर की बड़ी बड़ी बसों और इमारतों को देखकर एकदम दंग रह जाता है। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि ये विशाल वाहन या इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनी हैं। ये लोहे और एल्यूमिनियम जैसे निकाले गए खनिजों से आकार लेती हैं, और खनिज ऊर्जा के स्रोतों से ही चलती हैं। कपड़े सिलने वाली एक छोटी सी सुई से लेकर समुद्र का सीना चीरने वाले विशाल जहाज तक लगभग हर एक चीज खनिजों से ही बनी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, खनिज का अर्थ और उनका महत्व। 0.3%। सुनने में ये आंकड़ा कितना मामूली और छोटा सा लगता है ना? हमारे कुल पोषण का बस एक नाम मात्र सा हिस्सा। लेकिन इस छोटे से आंकड़े के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इस 0.3% खनिज के बिना हमारे शरीर की जैविक प्रक्रियाएं काम ही नहीं कर सकती। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर ये जरा सा हिस्सा ना हो तो हमारे भोजन का बचा हुआ 99.7% हिस्सा शरीर के किसी काम का नहीं रहेगा, सब बिल्कुल बेकार। तो अब सवाल उठता है कि विज्ञान की भाषा में आखिर ये खनिज होते क्या हैं? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से मौजूद तत्व है जिसकी एक बहुत ही निश्चित आंतरिक संरचना होती है। प्रकृति में ये इतने विविध रूपों में मौजूद हैं कि सबसे कठोर हीरे से लेकर पाउडर जैसा सबसे नरम टैल्क, ये सब कुछ खनिज ही है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, खनिजों का अध्ययन कैसे किया जाता है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि एक ही संसाधन को अलग अलग विशेषज्ञ कितने अलग नजरिए से देखते हैं। भूगोलविद यानी ज्योग्राफर्स मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह पर खनिजों के वितरण और उनके आर्थिक प्रभावों पर ध्यान देते हैं। उनका नजरिया थोड़ा व्यापक होता है। वहीं दूसरी तरफ भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट बिल्कुल गहराई में जाते हैं। वे एक माइक्रोस्कोपिक नजरिया अपनाते हैं जिसमें खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, उनकी आयु और उनकी रासायनिक बनावट की पूरी बारीकी से जांच की जाती है। खदान में काम करते इस मजदूर की तस्वीर यह याद दिलाती है कि इन छिपे हुए संसाधनों को जमीन से बाहर निकालने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रकृति ने उन्हें पृथ्वी के गहरे अंधकार में किस तरह से छिपा कर रखा है। जब तक उस बनावट और व्यवस्था को नहीं समझा जाएगा, खनिजों को सुरक्षित और सही तरीके से निकालना लगभग असंभव है। अगर हम पृथ्वी के इन खजानों को बांटना चाहें तो इन्हें कुछ मुख्य श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला है धात्विक खनिज, यानी जिनमें धातु होती है, जैसे लोहा या फिर तांबा और सीसा जैसी धातु हैं जिनमें लोहे का अंश नहीं होता, और सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं। दूसरा है अधात्विक खनिज, जिनमें धातु नहीं होती, जैसे अभ्रक, नमक और चूना पत्थर। और तीसरी श्रेणी है ऊर्जा खनिजों की, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। सही मायनों में यही वो ईंधन है जो हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चलाते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग पर, खनिजों की उपलब्धता। आखिर ये खजाने छिपे कहाँ होते हैं? प्रकृति में खनिज शायद ही कभी पूरी तरह से शुद्ध या अलग थलग रूप में मिलते हैं। वे अक्सर अन्य तत्वों के साथ घुले मिले होते हैं और इस मिश्रण को अयस्क या ओर कहा जाता है।
याद रखने वाली बात यह है कि खनन का काम तभी मुनाफे का सौदा होता है जब किसी अयस्क में खनिज की मात्रा बहुत अधिक हो। ये तालिका उन 3 मुख्य भूवैज्ञानिक संरचनाओं का एक बहुत ही स्पष्ट चित्र पेश करती है जहां कमर्शियल खनन किया जाता है। पहला, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें, दूसरा अवसादी चट्टानें और तीसरा अपक्षित अवशिष्ट चट्टानें। चलिए इन्हें एक एक करके और करीब से समझते हैं। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की दरारों में जो खनिज मिलते हैं, उनके बनने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक समय था जब तांबा और सीसा जैसे प्रमुख धात्विक खनिज पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्म तरल या गैस के रूप में उबल रहे थे। जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तो वे तेजी से पृथ्वी की सतह की तरफ ऊपर धकेले गए। वहां आके वे इन दरारों में फंस गए, ठंडे हुए और ठोस रूप में जम गए। इन्हीं के छोटे जमाव को शिराएं और बड़े जमाव को परतें कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत अवसादी खनिज क्षैतिज परतों के रूप में बनते हैं और इस प्रक्रिया में रातों रात का नहीं बल्कि लाखों सालों का समय लगता है। उदाहरण के लिए कोयले और लोहे का निर्माण अत्यधिक गर्मी और दबाव के बहुत लंबे समय तक बने रहने का नतीजा है। वहीं जिप्सम और नमक जैसे खनिजों का निर्माण शुष्क इलाकों में प्राचीन जल स्रोतों के बहुत ही धीमे वाष्पीकरण यानी इवैपोरेशन के कारण होता है। और अंत में प्रकृति खुद एक बहुत बड़ी छलनी की तरह काम करती है। समय के साथ जब सतह की चट्टानें टूटती हैं और बारिश के पानी के साथ उनमें मौजूद घुलनशील पदार्थ बह जाते हैं, तो पीछे एक बहुत ही समृद्ध और गाढ़ा अवशिष्ट अयस्क बच जाता है। बॉक्साइट बिल्कुल इसी तरह बनता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अगली बार जब कमरे में जलते हुए किसी बल्ब को देखें तो जरा सोचिएगा, उस एक साधारण से बल्ब को रोशन करने के लिए दुनिया भर से निकाले गए कितने प्राचीन और अलग-अलग खनिजों का इस्तेमाल किया गया होगा। एक छोटी सी रोशनी के पीछे पूरी पृथ्वी का इतिहास छिपा है ना ये कमाल की बात? आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही नई चीजें सीखते रहें।